संघर्ष की आग में जो हर पल सोने सा खुद को तपाते हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलती है, वही इतिहास रचाते हैं। जी हाँ, ये शेर उन पर बिल्कुल सही बैठता है जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की बेटियां ही नहीं, बेटे भी कर रहे हैं नाम रोशन। जैसे कि मुरादाबाद के डिलारी के गांव जटपुरा के रहने वाले मोइन अहमद ने IAS की परीक्षा में 296 रैंक लाकर अपने समाज व परिवार का नाम रोशन किया है। मोइन अहमद से हमारे समाज के छात्र छात्राओं को इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि बार बार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मोइन अहमद इस बात का जीता जागता खुद एक उदाहरण है, जो 2 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने न हार मानी न मायूस हुए। आज इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने IAS की परीक्षा में 296 रैंक हासिल की। इसका श्रेय उन्होंने अपने परिवार जैसे बली हसन, अली हसन, मोइन हसन, मुजम्मिल, मोहम्मद कैफ और साथ ही अपने दोस्त तला रजा, राशिद, आजम, सोनू भाई, नबी हसन, शबी हसन, रफ़ी हसन, शफी हसन, इब्ने हसन। मोइन अहमद बताते हैं, जब मैं तंगहाली में था तो इन सब ने मेरा पूरी तरह से साथ दिया और मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। ये सब जानने के लिए हम पहुँचे मोइन अहमद के घर, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। आदाब, मैं आपकी मेहज़बान मोहसिना अंजुम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मानव अधिकार इंडिया न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के यहाँ जिसने बहुत कम उम्र में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने के लिए लोग तमाम ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन ये मुकाम वो लोग हासिल नहीं कर पाते। जिनके पास हम पहुँचे हैं और उनसे हम जानेंगे कि ये मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, किन किन कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ा है, और इनसे हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम देश के ग्राम मैंने अपनी 12वीं तक की एजुकेशन गाँव से ही प्राप्त की है। इसके बाद स्नातक की उपाधि मैंने गाँव से ही 5 किलोमीटर दूर महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित एक निजी महाविद्यालय वहाँ से प्राप्त की है। उसी दौरान मैंने कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको नॉर्मली साइबर कैफे कहते हैं, उसका भी संचालन किया है, क्योंकि 12th के बाद पारिवारिक हालात बिगड़ते जा रहे थे और घर में पैसे की भी समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसके लिए मुझे साइबर कैफे का संचालन करना पड़ा। साइबर कैफे आपने टाइम तक चलाया सर? साइबर कैफे मैंने 2016 से 2018 तक चलाया। उस वक्त ये था कि मैं अपने सपनों के लिए भी लड़ रहा था, साथ ही परिवार की ज़रूरतों के लिए भी लड़ रहा था, तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी। शुरुआत से मैं सोच रहा था कि मैं क्रिकेट में अपना करियर बनाऊं और कहीं ना कहीं मेरा पहला ड्रीम यही था कि मैं क्रिकेटर बनूं। बट साथ ही जैसे कि नॉर्मली 10th-12th में बच्चे होते हैं तो एक साथ कई चीज़ें सोचते हैं कि इंजीनियर भी बन जाए, डॉक्टर भी बन जाए, साथ ही प्रोफेसर भी बन जाए। उसी तरीके से मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था कि मैं क्रिकेटर भी बन जाऊँ, मैं IAS भी बन जाऊँ। तो 2 चीज़ें साथ साथ चल रही थी, तो बट मैंने ये सोचा कि पहले क्यों ना क्रिकेट के लिए ट्राई किया जाए। और 12th के बाद मैंने प्रॉपर कोचिंग ली क्रिकेट की और अच्छे से कोशिश भी की करने की, लेकिन मैंने जल्दी खुद को पहचान लिया, जो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी फील्ड में खुद को पहचान लें कि आप उस फील्ड के लिए बने हैं कि नहीं। क्योंकि मुझे जो भी मौका मिल रहा था शायद उसमें मैं अपनी एनर्जी नहीं झोंक पा रहा था, मैं या झोंक भी पा रहा था तो शायद मेरी अंदर वो एबिलिटी नहीं थी, वो कैपेबिलिटीज़ मेरे अंदर नहीं थी कि मैं बेहतर क्रिकेटर बन पाऊँ। तो मैंने जल्दी डिसाइड किया कि ये फील्ड में छोड़ देता हूँ। हो सकता था कि मैं 12th के बाद भी सिविल सर्विसेज कर सकता था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, बट मेरा कहीं ना कहीं ये था कि मैं पहले अपने सपने को पूरा करूं, जो मेरा फर्स्ट ड्रीम है, और उसको तब छोड़ूं तब मैं ज़िंदगी में ये कहूं कि आगे मुझे ज़िंदगी में कभी ये ना कहना पड़े कि काश मैं ये कर लेता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ें, उस चीज़ को अपने साथ लेकर आगे ना बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी में फिर कहीं ना कहीं आपको वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। चाहे आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चलती रहती है कि शायद मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो मैंने इस सपने को यहीं ख़त्म किया। उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज के लिए जो भी रिसोर्सेज थे उनको जुटाने में लग गया। सर, ये आपको ख्याल कब आया कि आसानी आई, दिक्कतें आई, किन चीज़ों को देख करके आपको एक्चुअली हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता था शुरू से ही, तो जब मैं 4th-5th में था
तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो न्यूज़पेपर में जिलाधिकारी या एसएसपी से संबंधित जो भी न्यूज़ है वो आती रहती थी, तो मैं बहुत क्यूरियस रहता था उसके बारे में जानने के लिए। तो मेरे ताया जिनका इंतकाल हो गया है, उनसे मैं चीज़ें जानता रहता था, तो वो बताते थे कि ये लोगों की ज़िंदगी में इस तरीके से परिवर्तन कर सकते थे। तो मैंने हमेशा से यही सोचा कि शायद मैं भी कोई इंसान होऊंगा जो दूसरे लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करूँगा। तो मेरा मन वहाँ से बन रहा था, और क्रिकेटर बनने का मेरा अपना अलग से चल रहा था, जो दोनों जद्दोजहद साथ चली और 12th के बाद आकर ख़त्म हुई। और उसके बाद फिर मेरा प्रॉपर फोकस हो गया कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, और उसके लिए फिर मैंने जो भी रिसोर्सेज हैं वो जुटाने स्टार्ट किए, क्योंकि गांव में रहकर तो बड़ा मुश्किल होता मेरे लिए। तो मैंने दिल्ली जाने के लिए जो भी ज़रूरत है उसको इकट्ठा करना शुरू किया। मैंने बैंक से लोन लिया, उसके बाद मैंने फिर दादा के अकाउंट पे भी लोन लिया। तो ये कुछ मैंने एक धनराशि इकट्ठा की ताकि मैं दिल्ली जाकर टेंशन फ्री होकर पढ़ सकूँ, और एक टारगेट डिसाइड किया कि मैं 3 साल में तो इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली गया तो मेरा एस्टिमेट थोड़ा कम पड़ गया, और जो मेरे पास धनराशि थी वो 1.5 साल में ही ख़त्म हो गई। तो अब मेरे सामने संकट ये आ गया कि मुझे वापस जाना है। लेकिन कहते हैं कि जब आप बड़ा सपना देखते हैं, उसको पाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। उसी बीच मुझे अतिया फाउंडेशन एक NGO है दिल्ली, वहाँ से मतलब ज्वाइन करने का मौका मिल गया। तो मैंने वो ज्वाइन किया, जहाँ पर मेरा रहना खाना और कोचिंग से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो फ्री हो गई। और वहाँ के फाउंडर साहिल सर और उनके माँ बाप ने मेरी काफ़ी मदद की, यहाँ तक कि मुझे पॉकेट मनी भी दी। तो घर पे मुझे किसी तरीके का जो वक्त, अगर शायद मैं वहाँ नहीं जाता तो घर वालों पे ही प्रेशर बढ़ता, और घर पे उतनी इनकम थी नहीं कि वो लोग मुझे 7-8 हज़ार रुपये दे पाते, क्योंकि 10 से 12 हज़ार रुपये अगर फैमिली इनकम हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि किसी एक ही शख्स पर इतने रुपये खर्च करना। तो उस प्रेशर से घर वाले कहीं ना कहीं बच गए, और वो अपना जो भी उनकी इनकम थी उसमें अपने घर का खर्चा चला रहे थे, और मैं कहीं ना कहीं टेंशन फ्री होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहा। उसी बीच ये है कि मैंने फेलियर भी देखे, मेरा फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ, इवन थर्ड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो मैंने अपने फेलियर से सीखा। मेरे मेंटर हैं आसिफ यूसुफ, उनसे मैं कंटिन्यू बात करता था, उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, और सिविल सर्विसेज में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं या उसके अलावा भी मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम रहती थी मैं उनसे डिस्कस करता था। और फाइनली यही है कि मैं खुद से ज़्यादा बातें करता था ताकि मैं खुद को जान सकूँ, अपनी कमियों को जान सकूँ, अपनी गलतियों को मान सकूँ। और उसी का परिणाम है कि ये सारी चीज़ें मैंने 2020 के अटैम्प्ट में अप्लाइड की, और फिर परिणाम मेरे पक्ष में आया। तो सर आपने ये कितनी बार में आपने पास किया है? पहले 3 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, इस बार में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाइड हुआ, और ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। और सर आपकी ये सर रैंक? मेरी रैंक 296 है। जो बच्चे मतलब तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपने बड़ा सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने मनोबल को ना गिरने दें। ज़िंदगी में अप्स डाउन्स आते हैं, ज़िंदगी का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उनका डटकर सामना करें। शायद मैं यही कहूँगा कि सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम बना है उसके बीच आने वाली परेशानियाँ इसलिए बनी हैं ताकि वो हमको एक बेहतर इंसान बनाए, क्योंकि अगर हम उन परेशानियों का सामना नहीं करेंगे तो कल को शायद हम एक बेहतर प्रशासक न बन पाए, क्योंकि प्रशासक बनने के बाद आपको विभिन्न तरीके की चुनौतियाँ झेलने को मिलती हैं। आज सोशल मीडिया की युग है और विभिन्न तरीके के तनाव देखने को मिलेंगे। तो यदि कोई शख्स बिना तकलीफ़ें उठाए, बिना संघर्ष किए वहाँ तक पहुँच भी जाता है तो शायद वो एक बेहतर कुशल प्रशासक ना बन पाए। तो शायद ये एग्ज़ाम इसीलिए इंसान को परेशान करता है, इसीलिए इंसान को दबाव बनाए रखता है कि वो एक बेहतर प्रशासक पहले से ही बनने के लिए तैयार है। तो सर आपका जो ये कामयाबी का श्रेय है वो किन्हें जाता है? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि उसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। उसके बाद इस कामयाबी का श्रेय है मेरे माँ बाप और मेरी माँ, जिसने मेरे हर बुरे वक्त में मदद की, और जो भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, साथ ही साहिल सर और आसिफ भैया जिन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया, और मेरे दोस्त जो मेरे कोर दोस्त हैं, आज़म हैं, राजा, राशिद और सोनू भाई, ये सभी लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। तो मैं इन सभी को अपनी कामयाबी का श्रेय देना चाहता हूँ।
ये थे हमारे साथ मोइन अहमद साहब। उन्होंने बहुत परेशानी और कठिनाइयों के साथ में ऐसे ओहदे पर पहुँचे हैं कि जिनकी तारीफ़ करने से लोग थक ही नहीं पा रहे हैं। तो इनका मैसेज ये भी है कि जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें और सच्चे मन से करें और लगन से करें, तो इंशाअल्लाह उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप अपने बेटे के बारे में बताना चाहेंगे? अपने बेटे के बारे में यही बताना चाहूँगा कि जो मेरे बेटे ने मुकाम हासिल किया है, बहुत नसीब वालों को मुकाम हासिल होता है। और मैं इतना बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कुछ कहने के लिए, और मैं बहुत बड़ा खुशी का इजहार कर दिया हूँ। बहुत बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी। देखते रहिए आपका अपना चैनल मानव अधिकार इंडिया न्यूज़।